हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए DOE से इशूड एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे और आप जज करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली कि हमारी कितनी तैयारी है। पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। ये पेपर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, 16 MCQ और 4 केस स्टडीज़। बेटा बी पार्ट में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे। सी पार्ट में आपके पास 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो बेटा ओवरऑल ऐसे ही कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइसेस आपको पेपर में मिलेंगी, जहां 2 में से एक आपको करना होगा। और क्वेश्चन का नंबर आपको ज़रूर अपनी आंसर शीट में वही वाला डालना है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होता है। अदरवाइज़ आप आगे पीछे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेम रहना चाहिए जो कि पेपर में दिया गया है। बेटा आज हम 1 से 16 तक के क्वेश्चन करेंगे पार्ट ए के। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ संख्याओं का बहुलक और मध्य क्रमशः 9.2 और 9 है, तो मध्य बताइए। तो तीनों के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब जो जो वैल्यूज़ आपको पता है आप वहाँ रख देंगे। 3 × 9 ब्रैकेट में डाली वैल्यू, मीन हमें निकालना है, मीन इधर जाके प्लस हो गया और इसे सॉल्व करके इधर ले आएंगे। 27 माइनस 9.2, तो ये हमारे पास बचा 17.8। मीन कितना हो गया, 2 से भाग हो जाएगा, आंसर इज 8.9। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखना है 2 अंकों की मांग रहा है, तो 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से। तो 10 के बाद सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 11, है ना। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य, अब विषम अभाज्य कौन सी है, सबसे छोटी 3। सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होती है, 2, है ना, जो कि सम भी है विषम भी है, अभाज्य भी है। और ध्यान रखना है कि एक को हम ना भाज्य मानते हैं ना अभाज्य। अब हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम भी इनको गुणा करके ही सीधा मिल जाएगा 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, 2 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। नहीं भी समझ आता गुणा करके देख लो। क्रमागत मतलब दोनों लगातार आने वाली, 4 को 5 से किया 20, 8 को 9 से किया 72, 3 को 4 से किया 12, तो हमेशा एक सम संख्या हमें मिलेगी। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो एक हमें वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बन सकते हैं, वृत्त वर्ग के डायगोनल्स बन सकते हैं, इतने बड़े, है ना। तो ये 10, ये 10, इस तरीके से ये हम एक वर्ग बना लेते हैं। यहाँ वर्ग नहीं लग रहा, अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये वर्ग हमें बनाना है। तो इसके डायगोनल कैसे हैं, ये 10, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, और वर्ग के डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो AOB है ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा ये 10 है और ये भी 10 है। तो हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं 90 के सामने, जो कि वर्ग की भुजा है। तो पाइथागोरस से पहले हम इसका AB साइड निकाल लेंगे। एक साइड मतलब चारों साइड बराबर, 10 का वर्ग जमा 10 का वर्ग, 100 जमा 100, 200 आ गया। तो AB कितना हुआ, √200। 100 गुणा 2 करोगे, 100 का 10 बाहर आ गया, वर्गमूल 2, ऐसा कैसे। अब ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी सभी साइड 10 वर्गमूल 2 है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, साइड इंटू साइड करके। तो 100 गुणा 2 यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर इज ए। बहुपद के शून्यक बताइए। तो बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये देखेंगे पहले कि क्या हम कोई शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। तो उसने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, आधा हो या चौथाई हो या व्युत्क्रम हो या दुगना हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें शून्यांकों का गुणनफल से निकाल के भी पता चल सकती हैं, कि अगर गुणनफल में एक आधा आ रहा है या उल्टा आ रहा है, दोनों को गुणा करके एक आ रहा है, इसका मतलब व्युत्क्रम है। तो हम इसका गुणनफल निकालने की कोशिश करते हैं। क्या फॉर्मूला है, C/A, है ना। तो C कितना है यहाँ पे, 4, और A भी कितना है, 4। तो ये क्या बन गया, 4/4 यानी कि 1। अगर 2 संख्याओं को गुणा करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं, व्युत्क्रम है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो द ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इस बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल 1 है। तो पहले हम इसके ABC लिख लेते हैं। A कितना है 4, B घटा 17 और जो बिना x की टर्म है वो सारी आपकी C है। पहले आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, उसके बाद आप अपने ABC चेक करेंगे। तो A4 B घटा 17 C M घटा 4। अब इसका गुणनफल हमें दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से गुणनफल क्या होता है C बटा A। तो ये बन गया M घटा 4 बटा 4। और आपको पता है यहाँ हम कभी कटिंग नहीं करते ऐसे ऊपर नीचे, जब तक कोई चीज़ ऊपर से कॉमन ना निकाल ली जाए। अब ये एक चीज़ किसके इक्वल दे रखी है 1 के, तो इसको 1 के इक्वल रख देते हैं। 4 ऊपर चला गया और ये 4 अब उधर जाके प्लस हो गया। आंसर इज डी। निम्न में से कौन सा चित्र संरेखीय बिंदु को दिखाता है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स जो कि एक ही रेखा में हो। तो ये आपको दिख रहे हैं एक रेखा में? नहीं ना। कौन सी है एक रेखा? बी। अब यहाँ आपको टेबल से वैल्यू रखनी है। अगेन एन इजी क्वेश्चन। 10/30 1/√3। अब 1/√3 का स्क्वायर करना है। सारी चीज़ें आप ब्रैकेट में डाल के चलेंगे और फिर उसको 1/1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2/√3 और यहाँ बन गया 1 + 1/3। अब यहाँ मुझे इस टर्म को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 2/√3 और नीचे बन गया 3 एलसीएम, 3 + 1 4/3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे की टर्म को उल्टा कर देंगे। 3/4। अब देखिए ये कट गया, √3 से 3 काटा, √3 बच गया, ये आ गया √3/2। अब √3/2 की तो इसने कहीं आंसर में नहीं दे रखा। अब हमें इसमें से बताना है कि ये कब √3/2 होता है, इनमें से कोई भी। तो कब होता है? जबकि साइन 60 हो, है ना। सो आंसर इज डी। निम्न रैखिक समीकरणों के कोई हल ना होने के लिए k का मान बताइए, यानी कि पहले दोनों रेशो इक्वल हो, तीसरा नहीं हो। ध्यान से लिखेंगे। A1 इज 3, A2 इज 6। ये सब आप अपने पेपर में करेंगे अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसको अलग से सॉल्व करके रफ वर्क में आंसर अपना लिख सकते हैं। नाउ B1 इज K एंड B2 इज -4 एंड C1 C2 8/12। या तो दोनों इस तरफ होने चाहिए बराबर के, या दोनों ही इस तरफ होने चाहिए, है ना। अदरवाइज आप C1 C2 सही नहीं निकाल पाएंगे। अब बेटा इसको हम 2-2 के पेयर बना के सॉल्व कर लेंगे। इसको जब करेंगे तो k कितना आ जाएगा? 3 × घटा 4/6 यानी कि घटा 2। तो इसने ये आंसर दे रखा है हमें, तो आंसर हमारा बी बन गया। नेक्स्ट है, 2 त्रिभुजों में ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट दे रखी हैं, तो बताइए कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। तो यहाँ से ही हम देखने की कोशिश करेंगे ABDF। अब देखिए यहाँ पे B यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था। नीचे देखेंगे कौन सा ऐसा पॉइंट है, 2 त्रिभुज है ना DEF, B इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है। नीचे भी देखिए कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों में आ रही है, DF और FV। इसका मतलब B के साथ F जाएगा, है ना। B के साथ F जाएगा जब भी वो दोनों साइड आ रहा है। तो अब हम अपने ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। दूसरे ट्रायंगल को आपको पता है बहुत ध्यान से लिखना होता है। B के साथ बीच में हम क्या लिख देंगे? F, ठीक है। और अब A के साथ क्या रह गया? D। और अब तो पता ही चल गया आपको कि यहाँ पे E आ जाएगा। B के साथ D F है ना बेटा कॉमन, B इसमें भी है, इसमें भी है, F इसमें भी है, इसमें भी। इसके मतलब B के साथ आप F लिखोगे और A के साथ कौन है? D और C के साथ E। वेरी इजी है ना। अब ऑप्शन अपना छाट लेंगे इसमें से कौन सा है, तो हमें D दिख रहा है सेम। नेक्स्ट है, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ XY के लिए क्या रिलेशन होता है। तो हम अपनी फिगर बना लेते हैं पहले। यहाँ पे XY है और ये AB अगर इनके नाम दिए तो ये दोनों से समान दूरी पे, यानी कि PA = PB। दोनों के बीच में अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x घटा 4, तो +4 हो गया। ऐसे ही y घटा 4, तो क्या बन गया? y = 4। ये सब आपको आता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ बेटा।
नाउ दिस इज x माइनस माइनस 2, सो इट बिकम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 4 होल स्क्वायर। अंडर रूट कट गया दोनों जगह से। अब होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसे ओपन करेंगे, ऐसा नहीं कि x स्क्वायर और 16 लिख दिया। यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी। x स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, सो क्या बन गया 8x। ऐसे ये बन गया y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, और यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट कट चुके हैं दोनों जगह। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, माइनस है तो माइनस का आता है ये वाली टर्म। अब देखेंगे जो दोनों जगह कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 16 से 16 कट गया। क्या बचा हमारे पास 8x, और ये 4x भी इधर जाके माइनस हो गया, फिर 8y, और ये 8y इधर जाके प्लस हो गया, फिर 16 और घटा 4 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व किया, ये आ गया। अब आप देख रहे हो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 के टेबल से सब भाग हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा x जमा 4y जमा 3, और ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, डी में। नेक्स्ट है, कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा इस शेप में होता है बेटा, पैराबोला। तो ये कौन सा नहीं है, आंसर सी। दो बिंदु हमें दिए गए हैं जो कि एक वृत्त पर जिसका केंद्र 2, 3 है पर है, तो x का वैल्यू बताइए। एक सर्कल बना लिया, 2 बिंदु बना लिए, और इसका सर्कल का सेंटर है हमारे पास है 2, 3। अब कौन सा रिलेशन लगाएंगे, इसकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, OS इज इक्वल टू OH। अगेन बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे। अंडर रूट हट गया, 4 घटा 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 घटा 2, 2 का वर्ग, ये 0 हो गया। यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, और 5 घटा 3, 2 का वर्ग। अब देखिए 4 से 4 दोनों जगह कट जाएगा। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 0, एंड विच इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स x माइनस 2 इज 0 एंड x इक्वल टू 2, जो कि यहाँ पे आंसर कहीं पे भी नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये एक व्यास होना चाहिए था या तो, है ना, लेकिन अदरवाइज द आंसर इज x इक्वल टू 2। आपने कभी भी गलत समझ के क्वेश्चन को, अगर आपको पहले भी समझ आ जाता है ना कि क्वेश्चन गलत है, कुछ गड़बड़ है इसमें, लेकिन करना जरूर है बेटा, ठीक है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 ऑफ 3x माइनस 15 इज √3, तो x का वैल्यू बताइए। अब ये जो एंगल है 10 √3 हमारे हिसाब से कब होता है, वो लिख लेते हैं पहले। 60 पर होता है ना, इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंगली ये एंगल 60 होना चाहिए। 10 ऑफ 60 इज √3, 3x माइनस 15 60 होना चाहिए। अब नाउ इट बिकम्स एन इक्वेशन, घटा 15 इधर जमा कर दिया आपने, फिर उसके बाद 3 से भाग कर देंगे, आंसर इज 25। नेक्स्ट देखिए चॉइस में साइन p इज 1/2। अगेन वैसे ही हमारे हिसाब से 1/2 कहाँ होता है, 30 पे, इसका मतलब p हो गया 30, है ना। ऐसे cos r इज 0, इसका मतलब r कितना है, 90 पे 0 होता है ना cos। अब उसने कहा r माइनस p बताइए, तो 90 घटा 30, कितना आसान क्वेश्चन है ना, 60 डिग्री। नेक्स्ट त्रिज्या r और कोण वाले कोण, देखो कोण यहाँ हिंदी में मिसिंग है, यहाँ देख लेंगे, इंग्लिश में 60 डिग्री दिया गया है। त्रिज्या खंड का परिमाप बताइए, तो परिमाप कैसे निकलेगा, ये एक वृत्त है, ये त्रिज्या खंड है, तो परिमाप क्या निकलता है बेटा, इस चाप की लंबाई और ये त्रिज्या प्लस ये त्रिज्या, और इस चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला है, थीटा बटा 360 इंटू 2πr प्लस r प्लस r। अब सबकी वैल्यूज रख देंगे, और आप पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि एक बार देखिए चॉइसेस में कहीं पे भी
पाई को हटाया नहीं गया, इसका मतलब हम भी पाई के साथ ही इसे सॉल्व करेंगे। इसे काटा 6 बच गया, 2πr प्लस 2r। अब 2r को कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचा π/6 प्लस 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, डी कितनी जगह आपका आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए। एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 6 गुणा एचसीएफ, और साथ में इन दोनों का योग कितना है 189। एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या है बेटा 189। अब एलसीएम आपने कितना, अभी ऊपर क्या बोला था इसने 6 एचसीएफ, तो एलसीएम की जगह ये रख देंगे 6 एचसीएफ प्लस एचसीएफ 189, तो ये बन गए 7 एचसीएफ इक्वल टू 189। तो एचसीएफ कितना बना, 7 इधर जाके भाग में चला गया, यानी कि 27। अब 27 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा एलसीएम, है ना। देखो कितने ट्रिकी तरीके से इसने हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोला है। अब आगे क्या कहता है, एक संख्या 54 है और दूसरी संख्या बताइए, है ना। यहाँ तक हमें पता होता था कि एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक नंबर दिया है। अब इसने एचसीएफ और एलसीएम के लिए भी एक इक्वेशंस टाइप क्रिएट कर दी है। अब हमारे पास एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है, नंबर भी है एक। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दूसरे नंबर को x मान लेते हैं, 54 इंटू एक्स, लेट द सेकेंड नंबर भी x। अब x कैसे निकलेगा, 54 डिवीजन में चला जाएगा, 27 से कटा 2 पर, सेकंड नंबर इज 81। इसके साथ चॉइस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन क्वेश्चन है। 70 और 125 को भाग करने पर 5 और 8 क्रमशः शेष बचता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो क्या करते हैं बेटा, हम पहले 70 में से 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटा देंगे और फिर एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, ये सब आपको आता है, यू कैन चेक इट। 13 आंसर, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 2/9 है, तो दीर्घ चाप का डिग्री में माप बताइए। क्षेत्रफल त्रिज्य खंड आपको पता है इस तरीके से, ये जो है ना, तो हम पहले इसका कोण, अगर क्षेत्रफल 2/9 है, इसका मतलब कोण भी 2/9 बन रहा होगा। किसका 2/9, 360 डिग्री का। पूरा सारा मिला के 360 डिग्री के कोण होते हैं ना, तो ये से आ गया 80 डिग्री। 80 डिग्री आपका त्रिज्य खंड का कोण है, देखो बेटा ये वाला। और जबकि इसने हमसे दीर्घ चाप का पूछा है, तो बहुत ही ध्यान रखना है दीर्घ चाप कौन सी है, ये वाली, इसके बाकी हिस्से में। तो 360 में से 80 घटा देंगे आपकी बात। आंसर इज 280। नेक्स्ट है, यदि CAM समरूप है SOB के, अगर समरूप है इसका मतलब C बराबर S के, A बराबर O के और M बराबर B के। एंगल्स दिए है ना, तो पहले हम लिख लेते हैं अपने एंगल्स, A बराबर O, M बराबर B। अब A कितना दिया है 39, B 97, C निकालने को बोला है, तो 2 एंगल पता है, तो तीसरा कैसे निकालेंगे, 180 में से इन दोनों को जमा करके घटा देंगे। बहुत ही छोटी क्लास वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए बेटा मैथ्स कितना आसान होता है, जिससे आप लोग इतना डरते हैं। तो ये हमारा आंसर बन गया B 44। नेक्स्ट है, समांतर रेखाओं के लिए कौन सी स्थिति सत्य है, तीनों रेशोस क्या होने चाहिए, इक्वल। आंसर इज B। तो बेटा आज हम यही 16 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।